हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइमलेस मूवीज पर। यहाँ हम आपको अच्छी टाइमलेस मूवीज के बारे में बताएंगे। तो आज की स्पेशल रिकमेंडेशन है एक्सयूमा मूवी। इस फिल्म के डायरेक्टर जांग ए-ह्यून ने जिस कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.1 स्टार मिले हैं और रॉटन टोमेटोज पर इसकी फ्रेश रेटिंग 90% विद ऑडियंस स्कोर 91% है। एक्सयूमा की कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है क्योंकि इस फिल्म में कोरियन और जापानीज इतिहास के रेफरेंसेस हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मूवी को मैं आप लोगों को बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम न केवल इस फिल्म की कहानी सुनेंगे, इसके अलावा कल्चरल रेफरेंसेस भी डिटेल में जानेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। आपका फ्यूचर में किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप हमें मूवी भी रिकमेंड कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फिल्म की शुरुआत में हम लोग कोरियन शामन्स को देखते हैं जो दोनों फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। लड़की का नाम ह्वारिम है और वो सीनियर है और जो लड़का उसके साथ है उसका नाम है बोगिल। फ्लाइट के दौरान अटेंडेंट ह्वारिम से जापानीज में बात करती है तो ह्वारिम उसे करेक्ट करते हुए ये कहती है कि वो जापानीज नहीं कोरियन है। दोनों शामन्स को पार्क परिवार ने अमेरिका बुलाया है क्योंकि इनके न्यूबॉर्न बेबी को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं। जन्म के बाद बच्चा लगातार इतना रोता है कि उसे सुलाने के लिए नींद की दवाई दी जाती है। तो ह्वारिम और बोगिल बच्चे की जांच करते हैं और ह्वारिम परिवार से पूछती है कि क्या आपके परिवार में कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई अजीब बीमारी है, शायद वो बच्चे का पिता या दादाजी हैं। यह सुनकर बच्चे की माँ हैरान हो जाती है क्योंकि बच्चे के दादाजी भी एक अजीब स्थिति से जूझ रहे हैं। यहाँ पहले बच्चे की माँ इन दोनों शामन्स पर शक कर रही थी, पर अब इस बात को सुनने के बाद वो इनके स्किल्स को मान लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ह्वारिम का एक मोनोलॉग भी सुनते हैं जहाँ वो बता रही है कि कैसे संसार में छुपा हुआ डार्कनेस है। हम लोग सदियों से जानते हैं कि डार्कनेस हमारे बीच मौजूद है और हम इसे कई नाम देते हैं जैसे भूत, पिशाच, राक्षस एक्सेट्रा। कभी कभी यह डार्कनेस हमारे संसार में आने की कोशिश करता है और तब लोग शामन से संपर्क करते हैं। ह्वारिम भी यिन और यांग की तुलना विज्ञान और अंधविश्वास से करती है और वो खुद को इनके बीच में रहने वाला व्यक्ति मानती है। इसका मतलब कि वो एक मीडियम या कनेक्शन है। जैसे ही हम यिन और यांग के बारे में सुनते हैं हमें समझ आता है कि ह्वारिम टाओइज्म का पालन करती है। इसके बाद ह्वारिम और बोगिल मिस्टर पार्क से मिलते हैं और पार्क बताते हैं कि उनके बड़े भाई ने भी मानसिक अस्पताल में अपनी जान दे दी थी। उनके परिवार में ऐसी अजीब घटनाएं पीढ़ियों से हो रही है और अब वो अपनी आंखें बंद करते समय भी उनके बड़े भाई की चीखें सुनते हैं। वास्तव में अब ऐसा लगता है कि यह श्राप उनके न्यूबॉर्न बेबी पर आ गया है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ह्वारिम और बोगिल की मदद की जरूरत है। ह्वारिम सब कुछ सुनती है और फिर वह बताती है कि यह एक ग्रेव कॉलिंग का मामला है, यानी मिस्टर पार्क के दादा की आत्मा या छाया उनके परिवार की ब्लड लाइन को दबा रही है। इस मामले में उन्हें अपने परिवार की कब्रों को निकालकर फिर से दफनाना होगा या फिर उनका अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उनकी आत्माएं शांति से रह सके। इसके बाद उनके परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब मैं आपको पार परिवार के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो पार परिवार साउथ कोरिया से है लेकिन अब वो पूरी तरह से अमेरिका में बस चुका है। उनका अमेरिका में अच्छा कारोबार है लेकिन उनके पास कोरिया में भी बहुत सारी जमीन है। ब्रीफ बेहद अमीर और इसी तरह से ये शामन्स को भी बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। अब यहाँ से सीन एक व्यक्ति किम सांग दुक पर आता है जो कि एक जियोमेंसर है। आपको बता दूं कि कोरियाई समाज में एक संस्कृति है जहाँ लोग मानते हैं कि उन्हें किसी भी काम के लिए एक सही स्थान की जरूरत होती है और इस स्थान को जियोमेंसर ही तय करते हैं। मतलब वो तय करते हैं कि स्थान अच्छा है या बुरा। सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन तब होता है जब एक मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है क्योंकि एक मृत व्यक्ति को हमेशा एक अच्छे स्थान पर ही दफनाना चाहिए, तभी उसे शांति मिलती है। नॉर्मली इसे फंग शुई कहते हैं बट कोरिया में इसे पोंगचूजीरी भी कहा जाता है और उसी के अनुसार सांग एक फंग शुई मास्टर है। सांग के साथ हम यंगुन नाम के एक व्यक्ति को भी देख सकते हैं जो मोटेशियन है। मतलब वो कब्र को दफनाना, उनको रिलोकेट करना, उनका अंतिम संस्कार का प्रबंध करना, यह सब उनका काम है। फिलहाल वो एक अमीर परिवार के साथ हैं जहां उस परिवार की दादी की कब्र को खोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को पूरी तरीके से शांति नहीं मिली है, इसीलिए वो परिवार वालों के सपनों में बार बार आ रही थी। यह सब थोड़ा चौंका देने वाला था क्योंकि इस परिवार को यह स्थान सांग ने ही बताया था और यह स्थान बिल्कुल सही था क्योंकि यहाँ प्रकृति के 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन था, इसलिए आदर्श रूप से यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। खैर, कब्र खोलने के बाद सांग ने देखा कि कब्र में दादी के दांत नहीं थे। पूछताछ पर पता चला कि परिवार के सबसे छोटे बेटे ने अपने दादी के दांत को याद के तौर पे अपने पास रखा था और इसीलिए दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। आदर्श रूप से कोरिया में यह माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी वस्तुओं को या तो जला देना चाहिए या उन्हीं के साथ दफना देना चाहिए। तो हाँ, इन्हीं दांतों के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जैसे ही दांत वापस कर दिए जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। सांग यहाँ प्रकृति के चक्र का वर्णन करते हैं कि जैसे हम
मनुष्य मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी पर चलते हैं और अंत में हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अगले सीन में हम समझते हैं कि जैसे जैसे लोग एडवांस होते जा रहे हैं, लोग फंक्शुई और उसी की जैसे अदर बिलीफ्स में विश्वास खोते जा रहे हैं। यह बिलीव इस बिंदु तक बढ़ चुका है कि केवल 1% लोग ही फंक्शुई में विश्वास रखते हैं और आमतौर पर ये 1% लोग या तो सबसे अमीर होते हैं या सबसे संस्कारी होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोरिया में बहुत कम जमीन है जो दफनाने, निवास या अन्य कार्य के काम आ सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ह्वारिम और बोगिल कोरिया वापस आ गए हैं और वो सांग और यंग से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिस्टर पार्क के दादा की कब्र को हटाना है और यह जानना था कि वह स्थान कैसा है जहां उन्हें दफनाया गया है। निश्चित रूप से यह काम सांग ही कर सकते हैं क्योंकि वो एक जियोमेंसर हैं और जहां सांग थे वहां यंग भी थे। हमें पता चलता है कि मिस्टर पार्क उन्हें इस काम के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से सांग और यंग भी तुरंत तैयार हो जाते हैं। वास्तव में सांग की बेटी जो जर्मनी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही है, उसकी शादी करनी थी और उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर पार्क से मिलते हैं और उनकी बातचीत से 2 बातें जान लेते हैं। पहला, मिस्टर पार्क अपने पारिवारिक इतिहास को लेकर बहुत चिंतित थे और दूसरा, वह इस प्रक्रिया को जल्दी और गुप्त रूप से समाप्त करना चाहते थे। वास्तव में मिस्टर पार्क सीधे कहते हैं कि उनके दादा की ताबूत को बिना खोले ही जलाना है। मतलब यहाँ 2 विकल्प थे, फिर से दफनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, मिस्टर पार्क ने कहा कि इसे जला दिया जाए। खैर, सभी लोग दफन स्थल की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक मंदिर का बोर्ड दिखता है जिस मंदिर का नाम बोक्सुका मंदिर था। यह दफन स्थल पहाड़ी की चोटी पर था, वास्तव में एक ऐसी जगह पर जहां से नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर दिखाई देता है। ऊपर जाते वक्त ह्वारिम को लोमड़ियां दिखाई देती है और जब सब लोग टॉप पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही साधारण सी कब्र का पत्थर है जिसमें ना कोई नाम लिखा गया है, सिर्फ साधारण नंबर खुदे हुए हैं। सांग इस जगह का अध्ययन शुरू करता है और इसके बाद वह तुरंत मिस्टर पार्क से पूछता है कि आपके दादा को दफनाने की जगह किसने चुनी थी। मिस्टर पार्क कहते हैं कि उस समय के बहुत प्रसिद्ध भिक्षु जीसुनेट ने ये जगह को चुना था और मिस्टर पार्क के दादा ने देश की बहुत मदद की थी, इसलिए उन्होंने यह विशेष स्थान उन्हें दिया था। अब जीसुनेट एक जापानी शब्द है जो कित्सुनो जैसा लगता है, जिसका मतलब लोमड़ी राक्षस होता है। वैसे मैं आपको इसका रेफरेंस थ्योरी सेक्शन में बताऊंगी। सांग पूछता है कि कब्र इतनी साधारण क्यों है जबकि आपका परिवार तो बहुत अमीर है। मिस्टर पार्क जवाब देते हैं कि उन दिनों बहुत सारी ग्रेव रॉबरीज हुआ करती थी। मतलब अगर किसी अमीर आदमी की कब्र है तो उसमें महंगा सामान तो होता ही था। चोर कपड़े खोदकर यह सब चीजें चुरा लेते थे, इसीलिए इस कब्र को बहुत साधारण रखा गया ताकि कोई ये ना समझे कि यहाँ किसी महान व्यक्ति की कब्र है। ये सब बातें सुनने के बाद और इस जगह की थोड़ी और चेकिंग के बाद सांग क्लियरली कह देता है कि वो यह काम नहीं कर सकता। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर ह्वारिम, बोगिल और यंग, क्योंकि पार्क परिवार इसके लिए सभी लोगों को काफी पैसा दे रहे हैं। सांग ने कहा कि अपने 40 साल के करियर में उसने इतनी श्रापित जमीन कभी नहीं देखी। इसका मतलब यह जगह बहुत श्रापित थी और अगर ये लोग इस काम को लेते हैं तो सभी लोगों की जान का खतरा आ सकता है। सांग यह भी बताता है कि यहाँ लोमड़ियां हैं और आमतौर पर लोमड़ियां कब्रों के विपरीत होती है, इनका आपस में कोई मेल नहीं होता। कोरियन हिस्ट्री में इसका कारण यह बताया गया है कि लोमड़ियां खोद के भोजन करने वाली जानवर हैं, इसलिए कोरियन पूर्वजों को यह मानना था कि वह एक बहुत बुरा कब्रिस्तान है अगर उस एरिया में कई लोमड़ियां देखी जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो कब्र खोद सकती थी। अगले सीन में मिस्टर पार्क भावुक होकर उन्हें मनाते हैं कि कृपया मेरे न्यूबॉर्न बेबी को बचाइए, प्लीज यह काम पूरा करें। सांग बार बार मिस्टर पार्क से पूछते हैं कि क्या वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं और मिस्टर पार्क बार बार यही कहते हैं कि वह कुछ नहीं छुपा रहे। हालांकि हमें उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। उसी समय ह्वारिम बीच में आकर कहती है कि हम रिचुअल कर सकते हैं और कब्र निकाल सकते हैं और इन रिचुअल से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। सांग अभी भी सहमत नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के इतने कहने के बाद सांग को भी मानना पड़ा। अगले दिन वही पहाड़ी की चोटी पर खुदाई शुरू होती है और साथ में रिचुअल भी हो रहा होता है। इस रिचुअल में 5 स्वर होते हैं जो उन 5 लोगों से जुड़े हुए हैं जो खुदाई कर रहे हैं। यह सब इसलिए किया गया ताकि अगर कोई समस्या हो तो इन स्वरों को
नुकसान हो, ना कि खुदाई करने वाले मजदूरों को। ह्वारिम बहुत ऊर्जा के साथ ट्रेडिशनल रिचुअल डांस कर रही थी, सुअरों को काट रही थी, खून पी रही थी और यह सब रिचुअल का हिस्सा था। ढोल बज रहे थे और माहौल बहुत अजीब था। फिर आखिरकार खुदाई करते समय उन्हें एक ताबूत मिलता है और आश्चर्यजनक रूप से वह एक बहुत ही सुंदर ताबूत था जो केवल शाही परिवारों के लिए उपयोग किया जाता था। खैर, ताबूत को निकालकर कार में रखा गया ताकि इसे जल्द से जल्द जलाया जा सके। अब उन मजदूरों में से एक जो खुदाई कर रहा था अभी भी उस कब्र को खोदता है ताकि उसे कुछ कीमती सामान मिल सके। इस तरह मजदूर को वहाँ एक छोटा मानव सिर वाला सांप दिखाई देता है जिससे कोरियन मान्यताओं में ऊना बोला जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। वह तुरंत उस सांप को काटकर मार देता है। सांप के मरने से पहले वो सांप बहुत तेज चीखता है जो सिर्फ मारने वाले को ही सुनाई देता है और फिर मौसम अचानक बदल जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सांप को मारने से किसी प्रकार की आपदा हुई है। अब कोरिया में यह मानते हैं कि बारिश के दिन कोई भी दाह संस्कार या अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, तो आज के लिए यह ताबूत अस्पताल वार्ड में ही रखा जाएगा। इन सब के बाद सांग उसी रास्ते पर वापस जाते हैं क्योंकि उन्हें बोक्सुगा मंदिर दिखा था। याद है आपको? तो हाँ, उसे वहाँ जाना था। तो सांग बोगुस्का मंदिर जाता है और वहाँ वो एक बुढ़े मॉन्क से मिलता है जो उसे बताता है कि यह जगह 100 साल पुरानी है। सांग उस मॉन्क से जिसुने मॉन्क के बारे में पूछता है तो वो मॉन्क बताता है कि यहाँ रहने वाले कभी भी किसी मॉन्क का नाम जिसुने नहीं था। मॉन्क आगे कहता है कि उसने पहाड़ी के टॉप पर ग्रेव की अफवाहें सुनी है। पुराने दिनों में ग्रेव रॉबर्स उस जगह को लूटने आए थे पर कोई भी उसे लूट नहीं सका क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड था। वो ग्रेव रॉबर्स अपने उपकरण इस मंदिर में ही छोड़ गए थे। नेक्स्ट सीन में यंग भरोसा करके अपने एक नोन को मिस्टर पार्क के दादाजी का कफन एक रात को हॉस्पिटल में रखने के लिए देता है और वो लालच में आके कफन को खोल देता है और दादाजी की आत्मा मुक्त कर देता है। यह आत्मा ह्वारिम से होते हुए गुजरती है और ह्वारिम बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद उसके नाक से खून आ रहा होता है। तब वो बताती है कि आत्मा बाहर आ चुकी है। दादाजी की आजाद हुई आत्मा मिस्टर पार्क के माता पिता अपने ही बेटे और बहू पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालती है। जैसे ही यह खबर सांग, यंग और बोगिल तक पहुंचती है, सांग तुरंत मिस्टर पार्क के होटल जाता है क्योंकि उस आत्मा का अगला शिकार मिस्टर पार्क हो सकते हैं। इस बीच ह्वारिम, बोगिल और यंग उस आत्मा को वापस लाने का रिचुअल करते हैं और उस आत्मा को बोगिल के अंदर बुलाते हैं ताकि उसे फिर से कॉफिन में बंद किया जाए और उससे कुछ सवाल पूछे जा सके। आत्मा बोगिल के अंदर आती है और यह बताती है कि मैं अपनी पूरी ब्लड लाइन को अपने साथ ले जाऊंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। दूसरी ओर मिस्टर पार्क को सांग का फोन आता है जहाँ सांग बताता है कि जो कुछ भी हो मिस्टर के कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। सांग बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है और मिस्टर पार्क से दरवाजा खोलने को बोलता है। मिस्टर पार्क बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉल पर जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं वो भी सांग और दरवाजे के बाहर जो है वो भी सांग। तो मिस्टर पार्क दरवाजा नहीं खोलते हैं। फिर कॉल पर सांग कहते हैं कि तुम खिड़की खोलो। मिस्टर पार्क के ऐसा करते ही दादाजी की आत्मा खिड़की के थ्रू उनके बॉडी में आके उनको वश में कर लेती है। इससे यह पता चलता है कि कॉल पर सांग नहीं बल्कि दादाजी की आत्मा पार्क से सांग बन के बात कर रही थी जो अब खिड़की से कमरे में आ गई है। सांग आखिरकार स्टाफ से चाबियां लेता है और कमरे को खोलता है। कमरे में मिस्टर पार्क की स्थिति बहुत ही बुरी है। उनका शरीर का हाव भाव और आवाज एक कमांडर की तरह था जिससे सांग को यह पता चलता है कि मिस्टर पार्क आत्मा के वश में है। पार्क बहुत उल्टी करता है। फिर वहाँ पानी पीते पीते बार बार एक ही बात दोहराता रहता है कि लोमड़ी ने बाघ की कमर काट दी। फिर अपनी गर्दन वो 180 डिग्री घुमाता है और मर जाता है। इस सीन के बाद दादाजी की आत्मा अमेरिका पहुंचती है और अब वो पार्क के बच्चे को मारना चाहती थी क्योंकि वो ब्लड लाइन में आखिरी था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, सांग पार्क परिवार से संपर्क करता है और तुरंत कफन जलाने की अनुमति लेता है। वो दादाजी के कफन को जलाते हैं ताकि दादाजी की आत्मा मुक्त हो सके और मिस्टर पार्क के बच्चे को बचाया जा सके। इन सब के बाद चीजें सामान्य हो जाती है। खासकर मिस्टर पार्क का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। कहानी कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ती है और पता चलता है कि जिस वर्कर ने सांप को काट के मारा था उसकी तबीयत उस दिन से ठीक नहीं थी। सांग उस वर्कर से मिलने जाता है और वो वर्कर उसे बताता है कि उस दिन के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। यहाँ वो सांग को सांप के बारे में भी बताता है। यह सब सुन के सांग वापस दादाजी के दफन स्थल पर जाता है और वहाँ उसे फिर से लोमड़ियाँ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, उसे उस
सांप का सर भी मिलता है जो वास्तव में एक मानव सर जैसा है। थोड़ा और खुदाई करने के बाद उसे वहाँ एक और कफन मिलता है। यह एक डबल दफन स्थल है। ये चौंका देने वाला इंसिडेंट होते ही सांग यंग, ह्वारिम और बोगिल को बुलाता है। वो लोग इस दफन स्थल से एक और कॉफिन निकालते हैं जो एक नॉर्मल कॉफिन से बहुत बड़ा है। इसके अलावा इसे हॉरिजॉन्टली दफन किया गया है। पार परिवार के दादाजी का कफन वर्टिकली रखा गया था जैसे नॉर्मली रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस कफन को कांटेदार तार से भी बांधा गया है जो क्लियरली संकेत देता है कि यह एक नॉर्मल कफन नहीं है। देखने में यह एक मानव कफन नहीं लग रहा था। इस कफन को हटाने के बाद लोमड़ियां भी अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी। अब वो चारों इस बड़े कफन को पास के मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ एक दिन रखने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि अगले दिन तुरंत कफन का अंतिम संस्कार कर देंगे। आज के लिए वो ताबूत को वहाँ एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके चारों ओर चावल और ब्लड से रिचुअल के निशान बना देते हैं जिससे बुरी आत्मा अंदर ही कैद रहे। सांग मिस्टर पार्क की आंटी जो दादाजी की बेटी है उससे बात करता है और पूछता है कि आपके पिता का क्या सीक्रेट है जो आप हमसे छुपा रही हैं। बुढ़ी औरत दादाजी की बेटी वही कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। और फिर सांग ये खुलासा करता है कि मैंने कुछ बैकग्राउंड सर्च किया और पता चला कि आपके पिता ने देश के साथ गद्दारी की है। दादाजी जिनकी आत्मा उन्हें पहले परेशान कर रही थी, उन्होंने युद्ध के दौरान जापान के साथ समझौता किया और अपने ही देश कोरिया को बेच दिया था। तो यह पॉसिबल है कि मोंग जिसुने ने उनके दादाजी को सजा दी हो और इसलिए उन्होंने इतनी बुरी जगह सेलेक्ट करी। यह सब सुनकर दादाजी की बेटी कहती है कि मैं सब कुछ मानती हूँ लेकिन जिसुने मेरे पिता के साथ गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद जापानीज था। इसलिए यदि मेरे पिता ने जापानियों की मदद करी है तो जिसुने मेरे पिता को सजा क्यों देगा? जिसुने का असली नाम मुरायामा जुंजी था। वो एक फोटो भी देती है जिसमें हम जापानी लोगों के साथ जिसुने को भी देख सकते हैं। इसके बाद सांग, ह्वारिम, बोगिल और यंग मंदिर के वांग द्वारा दिए गए खाना खाने के बाद सो जाते हैं। ह्वारिम अपने कार में सोने जाती है और अपने बहन को कॉल करके जिसुने के बारे में पूछती है तो उसकी बहन बताती है कि वो एक बहुत पावरफुल जापानीज शामन था। ह्वारिम की बहन यह भी बताती है कि ह्वारिम के टीचर एक बार जिसुने से मिले थे और उन्होंने बोला था कि जिसुने की स्पिरिट बहुत ही पावरफुल है जो इनह्यूमन फील होती है। इसके बाद वो अपनी दादी को याद करती है जो अपने टाइम पे एक बहुत पावरफुल शामन हुआ करती थी। सीन में हम देख सकते हैं कि दादी की स्पिरिट भी दिखाई देती है जो बताती है कि वो ह्वारिम के साथ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एक सीन में मोंग को बांध से अजीब आवाज आती है और बोंगिल को दिखता है कि मोंग खून से सना हुआ उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और नाच रहा है। तब बोंगिल रिचुअल करके उससे मुक्ति पाता है। बोंगिल को बाहर से आवाजें आती है तो वो देखने बान की साइड जाता है और वहाँ उसे दिखता है कि एक 7 फीट से भी ज्यादा लंबा आदमी जिसने सुअर और वहाँ के केयरटेकर्स और मोंग को बेरहमी से मार दिया है। यह सब देखकर बोंगिल घबरा जाता है और वो ह्वारिम को बुलाने जाता है। ह्वारिम जैसे ही बाहर निकल रही होती है तो उसको उसकी दादी रोकती है कि बाहर खतरा है। बोंगिल और ह्वारिम दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ कॉफिन रखा होता है। वो लोग वहाँ देखते हैं कि कॉफिन खुला हुआ है और उस कमरे की छत में बड़ा सा छेद हुआ है। ह्वारिम उस रूम की छानबीन करती है और बोंगिल को बोलती है बाकी लोगों को उठाने के लिए। तब उसे वहाँ एक हेलमेट मिलता है जिससे यह पता चलता है कि वो एक जापानीज जनरल का कफन है। तभी वो जनरल उस कमरे के बाहर आता है तो ह्वारिम डर के उसके सब ऑर्डिनेट होने का नाटक करती है। उसके बाद जनरल जैसे ही वहाँ से जाता है तो ह्वारिम उस रूम से अपनी जान बचाते हुए भाग जाती है, बट वो जनरल उसको देख लेता है और उसको मारने उसके पीछे जाता है। तो अभी ह्वारिम को बचाने के लिए बोंगिल उस जनरल से लड़ता है और वो जनरल उसके पेट में अपने हाथों से एक बहुत गहरा घाव बना देता है जिससे बोंगिल का बहुत ब्लड लॉस होता है और वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। जनरल फिर ह्वारिम की ओर बढ़ता है बट ह्वारिम पगोड़ा के अंदर चली जाती है जो एक होली स्पेस है। तब जनरल उसको छोड़ देता है और वो आग से कवर्ड गोला बन जाता है और वहाँ घूमने लगता है। सब लोग यह देखकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उस पूरे केस से रिलेटेड कुछ सीन्स देखने लगते हैं। फिर वो जंगल की ओर चला जाता है। वो लोग घायल पड़े बोंगिल को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। सब लोग बोंगिल के लिए बहुत चिंतित होते हैं। ह्वारिम सांग को बताती है कि वो जनरल की आत्मा एक बहुत पावरफुल स्पिरिट है और सांग के दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही होती है जो मिस्टर पार्क मरते समय बोलते हैं, लोमड़ी ने बाघ की कमर काट दी। अगले सीन में सांग फिर से बुक्स का मंदिर जाता है जहाँ ग्रेव रॉबर्स का सामान पड़ा होता है। उस सामान में सांग को एक डायरी मिलती है जिसमें एक फोटो होती है जिससे उसे यह पता चलता है कि वो असल में रॉबर्ट्स नहीं देशभक्त थे जो जिसुने द्वारा गाड़े गए रॉड्स को निकाल रहे थे जिससे फेंगशुई फिर से एक्टिवेट हो जाए। फेंगशुई
जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी को पढ़ाता है, तो जिसुने का मेन इरादा था कोरिया के इस फ्लो ऑफ एनर्जी को रोकना और उसे बर्बाद करना। तो जो मिस्टर पार्क ने बोला था लोमड़ी ने बाघ की कमर काट दी, वो यहाँ समझ आता है, क्योंकि यहाँ जिसुने को फॉक्स और कोरिया को टाइगर बोला गया था। उन ग्रेव रॉबर्स ने ढूंढ के सारी रॉड्स तो निकाल दिए थे, बट अभी भी एक रॉड उन्हें नहीं मिला था। यहाँ यह क्लियर होता है कि जिसुने ने पार्क के दादा की दफन करने की और जगह किस लिए चुनी, ताकि किसी को शक भी ना हो और वो रॉड भी कभी ना मिले। सांग वापस उस दफन स्थल पर जाता है और खुदाई स्टार्ट करता है, जहाँ उसे खोदने के बाद वही जनरल दिखता है जो अभी सोया होता है। सांग भागा भागा हुआरिम और यंग के पास आता है और उन्हें सब बताता है। पहले यंग और हुआरिम उस काम को करने से मना करते हैं, बट बोंगिल को बचाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि बोंगिल को उस जनरल ने पोजेस कर लिया है, तो हुआरिम अपनी बहन को हॉस्पिटल बुलाती है। बोंगिल को देख के उसकी बहन डर जाती है, क्योंकि बोंगिल को जापानीज जनरल की आत्मा ने पोजेस किया था और वो बहुत पावरफुल था। हुआरिम बहन को समझाते हुए बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ में ये करेंगे बोंगिल के लिए। पोजेस बोंगिल बातों बातों में ये भी बताता है कि जनरल क्यों उस दफन स्थल पर है, जिससे हुआरिम को कंफर्म हो जाता है कि वो लास्ट मेटल रॉड वही है और वो जनरल उसकी रक्षा कर रहा है। बोंगिल की चोट देख के हुआरिम और सांग को एक चीज का पता चलता है कि वो जनरल की स्पिरिट ने बोंगिल को वहाँ हमला किया था जहाँ बोंगिल का प्रोटेक्शन स्पेल नहीं लिखा हुआ था। सब लोग साथ में उस रॉड को ढूंढने का प्लान करते हैं और वो स्पेल सब लोग अपने फेस और बॉडी में बना लेते हैं। प्लान ये होता है कि हुआरिम जनरल का ध्यान भटकाएगी और यंग और सांग उस मेटल रॉड को ढूंढेंगे। उस जनरल का ध्यान हुआरिम की तरफ करने के लिए सांग और यंग उसकी फेवरेट फिश को दफन स्थल से एक पेड़ तक फैला देते हैं, जिससे जनरल वहाँ से निकल जाए और वो लोग खुदाई कर ले। रात हो जाती है और जनरल फिश की स्मेल से बाहर आ जाता है और पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर बोंगिल भी होश में आने लगता है और उसके साथ हुआरिम की बहन होती है जो उस पर नजर रख रही है। वो लोग साथ में एक मुर्गा भी लाते हैं, जिससे अगर सिचुएशन बिगड़े तो वो लोग एक रिचुअल करके बोंगिल की जगह उस मुर्गे की बलि देंगे। अब जनरल उस पेड़ तक पहुंच जाता है और जहां हुआरिम वहां उससे बातें करते हुए उसका ध्यान भटका देती है और सांग और यंग खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हुआरिम जनरल को धोखा देती है और बोलती है कि वो एक स्पिरिट है और तुमने मेरे एरिया में आकर इसको बर्बाद कर दिया है। जनरल इस बात को सुनकर गुस्से में आता है और हुआरिम को मारने आगे बढ़ता है। तभी हुआरिम अपनी दादी को याद करती है और उसकी दादी की स्पिरिट जनरल और हुआरिम के बीच में आके उसे बचा लेती है। जनरल लाचार हो जाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। हुआरिम भाग के यंग के पास जाती है, जहाँ यंग उसे बताता है कि उन्हें वो मेटल रॉड नहीं मिला। सांग उस गड्ढे से निकल ही रहा होता है कि वो जनरल वहाँ आ जाता है और लास्ट टाइम की तरह सांग फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है। हुआरिम और यंग चिल्ला रहे होते हैं कि सांग बाहर आओ, बट सांग उनकी एक नहीं सुनता। जनरल के वश में सांग को फिर से कुछ सीन दिखने लगते हैं, जिसमें वो यह जानता है कि कैसे जिसुने ने जनरल को बनाया और कैसे उसने वो आखिरी मेटल रॉड को जनरल के स्पाइन की तरह यूज किया। जिसुने ने एक एक पार्ट अलग अलग जगह से लिया और मेटल रॉड जो कि उसी की तलवार थी उसको स्पाइन बनाकर जनरल की आत्मा को कर्स के थ्रू उस बॉडी में कैद किया। तभी जनरल सांग को पकड़ लेता है और उसके पेट में गहरा घाव बना देता है और वो खून से लिपटा हुआ जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ बोंगिल अजीब अजीब बातें करता है और वो खून की उल्टियां करता है, जिससे हुआरिम की बहन डर जाती है। सांग को बचाने के लिए यंग और हुआरिम जनरल के ऊपर हॉर्स ब्लड फेंकते हैं, जो होली होता है, जिससे जनरल घायल हो जाता है। सांग घायल हालत में सोचता है कि जनरल मेटल और फायर का बना हुआ है, तो फेंगशुई में फायर के अपोजिट वाटर और मेटल के अपोजिट वुड को मानते हैं, यानी अगर जनरल पर गीली लकड़ी से वार होगा तो वो मर जाएगा। तभी उसे साइड में पड़ी हुई ग्रेव रॉबर्स की इनग्रेव्ड लकड़ी मिलती है, जो सांग स्टार्टिंग में अपने साथ लाया था। सांग उस लकड़ी को अपने ब्लड में भिगाता है और जनरल पर हमला करता है। पहले बार में सांग ये देखता है कि उस हथियार से जनरल को चोट आ रही है, तो वो जनरल पर 3-4 बार और करता है, जिससे आखिर में जनरल बीच से कटकर मर जाता है और आखिरी मेटल रॉड भी टूट जाती है। दूसरी ओर बोंगिल बहुत खून की उल्टी करता है, जिससे हुआरिम की बहन डर जाती है और मुर्गे की बलि देने ही वाली होती है कि वो देखती है कि जो ब्लड निकला है वो ब्लैक है, यानी पोजेशन खत्म हो रहा है। यंग और हुआरिम घायल सांग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसका इलाज होता है। कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और बोंगिल और सांग दोनों अब ठीक हो जाते हैं और अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। यहाँ से सीन सांग की बेटी की शादी पर आता है, जहाँ सांग बहुत भावुक हो जाता है और बाकी लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं।
तो ये था मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानना शुरू करेंगे। पहला, मिस्टर पार्क के दादा अपनी ही फैमिली को लेकर इतने वेंजफुल क्यों थे? मूवी में जैसा दिखाया जा सकता है कि उनका कोई भी फैमिली मेंबर उनसे उनके दफन स्थल पर कभी मिलने नहीं आया। उन लोगों को इस बात से ह्यूमिलेशन होती थी कि उनके दादाजी एक देशद्रोही थे। उनकी ग्रेव लोकेशन भी एक ऐसे कर्ट स्पिरिट के ऊपर थी जो बहुत पावरफुल था, तो उनका फैमिली मेंबर से नाराज होना तो बनता है। दूसरा, वो अजीब सा सांप। इस सांप को जापानीज में न्यूरोना भी बोला जाता है, जो एक मिस्टीरियस सुपरनैचुरल बीइंग है जिसकी बॉडी स्नेक की होती है और सर इंसान का। जापानीज फोकलोर में ओना को इविल माना जाता है, जो पानी में रहती है और ह्यूमंस को अपना शिकार बनाती है। इस मूवी में ओना को फेंगशुई का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाटर की तरह दिखाया गया है। वो इविल स्पिरिट तब तक वहाँ कैद था जब तक सारे एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट थे। ओना के मरते ही एलिमेंट का चक्र टूट गया और वो आजाद हो गया। तीसरा, दादाजी की ग्रेव में जो कोऑर्डिनेट्स इनग्रेव थे उसका इम्पोर्टेंस। सांग जब ग्रेव रोबर्ट्स की डायरी पढ़ता है वो इम्पोर्टेंस उसे तब क्लियर होता है। जो कोऑर्डिनेट जिसुने ने मेटल रॉड्स को गाड़ने के लिए चूज किए थे जिससे उसका प्लान टू डिस्ट्रॉय कोरिया सक्सेसफुल हो जाए, ये उनमें से एक लोकेशन थी। अगर इसी जगह में डबल ग्रेव कर दे तो किसी को ना शक होगा और ना ही वो रॉड कभी मिल पाएगी। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मैंने पूरी कोशिश की है ये मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। इफ आपको ऐसे मूवीज और उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो आप लोग बने रहें इस चैनल पर। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।